जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी आप लोगों की बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी, है ना। बच्चों, यूपी स्पेशल हम लोग बात कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने यूपी स्पेशल की कुछ चीजें देखी। आज हम लोग जो है ना कुछ टॉपिक यूपी स्पेशल के बारे में और इसके बाद में फिर हम लोग यूपी की सॉइल्स के बारे में देखेंगे, यानी कि मृदा की मिट्टियों के बारे में देखेंगे, है ना। तो फटाफट वक्त ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी पुलिस में आने वाले हैं। बच्चे, पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि यूपी की भौतिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किन राज्य से टच नहीं करती है। तो बच्चों, उत्तराखंड से आपकी टच करती है यूपी की सीमा, है ना। आपका यूपी किस प्रकार का, इस टाइप का आपका यूपी बना है और उत्तराखंड बच्चे इस साइड में उत्तराखंड से जो है टच करती है। और बेटा, इसी यूके से यानी इसी उत्तराखंड से गंगा नदी बहकर के आती है और कहां पर सबसे पहले यूपी में आती है। यूपी में बेटा आपको बताना है कि सबसे पहले भाई बिजनौर में, है ना। सबसे पहले बिजनौर, यूपी के बिजनौर से बेटे भाई एंट्री मारती है गंगा नदी, है ना। और गंगा नदी का जो लंबाई है वो कितना है, 25 गंगा नदी की लंबाई है। बिजनौर से एंट्री मारते हुए कानपुर और लखनऊ से होते हुए ये प्रयागराज में संगम में मिल जाती है, यानी कि प्रयागराज में आती है ना। प्रयागराज में ही क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, अब विलुप्त हो चुकी है। तो उत्तराखंड की हमने बच्चे बात करी। इसके बाद बच्चे देखिए ओडिशा। ओडिशा की बच्चों अगर हम बात करें तो अगर भारत का मैप देखा जाए ना, भारत का इस तरीके का मैप देखा जाए तो बच्चे ओडिशा नीचे पड़ता है। ओडिशा कहां पर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा ओडिशा। और अपना यूपी कहां पर, यूपी इस साइड है। तो यहां पर बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो उत्तर प्रदेश से सीमा है वो ओडिशा की सीमा नहीं बनती है। बच्चे, अगर एमपी की बात करी जाए, मध्य प्रदेश की, तो यूपी के साथ सबसे ज्यादा सीमा, है ना, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला प्रदेश कौन सा है, वो है मेरे भाई यूपी, सॉरी मध्य प्रदेश, है ना। यूपी के साथ में सबसे ज्यादा लंबी सीमा को साझा करने वाला कौन है, मध्य प्रदेश है। और बच्चों, झारखंड तो आपका सीमा साझा करता ही है। सोनभद्र जिला आपका जो है वो झारखंड से सटा हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण, यहाँ पर बच्चों दक्षिण होगा, दक्षिण के पठार का हिस्सा है। बच्चों आपको बताना कि कौन सा जिला जो है वो दक्षिण के पठार का हिस्सा है। जिले की बच्चों बात की गई है। मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया था कि अपने यूपी को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। ये अपना यूपी है। यूपी के जो ऊपर वाला बच्चों पार्ट है, ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है ना, यूके से सटा हुआ, उत्तराखंड से सटा हुआ जो पार्ट है ना, यहाँ से सहारनपुर से स्टार्ट होकर के और आपका यहाँ तक का जो पार्ट है बच्चों, ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला था भावर एवं तराई, भावर एवं तराई का क्षेत्र, है ना। भावर एवं तराई क्षेत्र हमने बोला था। इसके बाद बच्चों बीच वाला जो पार्ट है अपना प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, कन्नौज वाला जो ये पार्ट है, हरदोई वाला जो ये पार्ट है, इसको हमने बोला गंगा यमुना का तटीय मैदान, गंगा यमुना का मैदान, है ना, गंगा यमुना का मैदान। बच्चे फिर इसके बाद में तीसरा पार्ट हमारा हो गया साउथ वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, है ना, इसको हमने बोला था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आप बोल दीजिए या फिर आप गोंड वाला लैंड का हिस्सा बोल दीजिए, वो सारी चीजें सेम है। फिर बच्चों हमने इसको 2 भागों में बांटा था। प्रायद्वीपीय पठार को हमने 7 जिले जो थे उसको हमने रखा था यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार पर, बुंदेलखंड का पठार, है ना। और इसके बाद जो सोनभद्र और मिर्जापुर था इसको हमने 2 को रखा था बघेलखंड के पठार में, बघेलखंड, है ना। और यहाँ पर बच्चे चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली का भी कुछ पार्ट बघेलखंड के पठार में आता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने रखी थी। अब पूछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठार का भाग है, हिस्सा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कौन सा जिला है दक्षिण। अगर सबसे दक्षिण की बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर आपका झांसी होता है ना, झांसी सबसे लास्ट में होता है, झांसी। और झांसी के बाद बच्चों ललितपुर होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि सबसे दक्षिण की अगर बात की जाए तो आपका क्या होगा, साउथ का पठार की, तो आपका हो जाएगा बच्चों झांसी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का यूपी का मैप है तो यहाँ पर बच्चे क्या है, झांसी। और झांसी के नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर ललितपुर लटका हुआ है। और ललितपुर बच्चे एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है, तो बच्चे आपको बता देना है कि वो ललितपुर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी किस भूभाग का हिस्सा है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है। तो मैंने अभी आपको बताया, या तो आप प्रायद्वीपीय पठार कह दीजिए या फिर आप गोंड वाला लैंड कह दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि गोंड वाला लैंड का हिस्सा है। बच्चे यहाँ पर आप कहेंगे कि सर बुंदेलखंड भी तो यूपी में ही आता है। बच्चे पूछा गया
कि किसका हिस्सा है। बुंदेलखंड बच्चे खुद यूपी का हिस्सा है, लेकिन यूपी बच्चे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसलिए आप जरा गौर देखिएगा, पूछा है कि यूपी किसका हिस्सा है, तो यूपी बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा, ना कि बुंदेलखंड का। अगर पूछा जाए कि बुंदेलखंड कहां किस पार्ट का हिस्सा है, तब आप बताओगे कि आप प्रायद्वीपीय पठार में, यानी कि साउथ पार्ट का हिस्सा होगा, यूपी के साउथ पार्ट का हिस्सा होगा बुंदेलखंड। बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियां बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता ही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि गंगा यमुना मैदानों में नए कोप निक्षेप को क्या कहा जाता है। बच्चों नए कोप माने, कोप मीन्स होती है बच्चों मिट्टी, है ना, कोप मीन्स होती है मिट्टी, और निक्षेप किसको कहते हैं, मिट्टी के आकार को ही, मिट्टी के रूप को ही निक्षेप कहा जाता है। नए कोप रूप निक्षेप को क्या कहा जाता है, गंगा यमुना के मैदान में। बच्चे एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान में मान लीजिए कि ये गंगा नदी बहती है ना, ये गंगा नदी जा रही है बहती हुई। तो बच्चों कोई भी जब नदी बहती है, वो अपने साथ पानी के साथ में काफी ज्यादा मिट्टी को काट काट कर इन किनारों पर इकट्ठा करती रहती है। काफी मिट्टियों को इन बच्चों किनारों पर ये क्या करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है ना। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो गंगा की या किसी भी नदी की जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, खनिज या कई चीज सड़ी गली हुई चीजों से ही तो उर्वरक बनते हैं ना। जो मिट्टी की जो पावर होती है, तो वो कैसे बनती है, वो किसी चीजों के सड़ जाने से, गल जाने से ही मिट्टी कैसी होती है, पावरफुल बनती है। तो बच्चों गंगा या रिवर जो है मान लीजिए, तो वो नदियों को बराबर यहाँ पर डालते रहती मिट्टी को, जो मिट्टी निकाल के लाएगी वो यहाँ पर साइड में बच्चे क्या करती रहेगी, डालती रहेगी। लेकिन बच्चों एक टाइम, एक समय ऐसा आता है जब गंगा नदी का पानी, मान लीजिए कि जब बाढ़ आती होगी, तो मैंने मान लिया कि गंगा नदी यहाँ से बह रही है, तो 100 मीटर की दूरी तक बाढ़ का पानी जाता होगा। 100 मीटर के बाद बच्चों बाढ़ का पानी नहीं जा पाता होगा, है ना, बाढ़ का पानी नहीं जा पाता होगा। बच्चों इधर भी 100 मीटर पानी, मान लीजिए हमने कह दिया कि 100 मीटर बाढ़ का पानी इधर भी जाता होगा। तो बच्चों जहां तक बाढ़ का पानी जाता होगा, वहां तक तो ये मिट्टी को डालती होगी, मिट्टी ऐसे बहा करके ले जाती होगी। लेकिन बच्चों जहां पानी नहीं जाता होगा, वहां तो ये मिट्टी लेकर जा नहीं सकती। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना कि जहां तक गंगा नदी का पानी जाता है, वहां तक मिट्टी जाती है, और उस मिट्टी को बच्चों हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं बच्चे, खादर। और बच्चों इसके बाद मान लीजिए कि 100 मीटर के बाद यहाँ इस भाग में मिट्टी नहीं जा पाती है, तो इसको बच्चे हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बांगर। इसको क्या कहेंगे, बांगर, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, खादर जो है ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी, उपजाऊ, है ना। ये खादर बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फसल होती है, बहुत ज्यादा कृषि कार्य बहुत अच्छी तरीके से किए जाते हैं, क्योंकि उपजाऊ होती है। और बच्चे बांगर उपजाऊ होती है, लेकिन खादर से कम होती है, यानी कि उपजाऊ कम होती है ना। खादर से उपजाऊ कम होती है, वैसे तो बहुत उपजाऊ होती है खादर से, है ना। खादर से उपजाऊ बच्चे ये कैसी होती है, कम होती है। तो भाई खादर क्या होती है, ज्यादा उपजाऊ है, और बांगर कम उपजाऊ है। अब देखना जरा, आपसे पूछा गया है कि गंगा यमुना मैदानों में नए कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है। तो भैया नई जहां पर मिट्टी होगी, नया कांप, तो बच्चे नई मिट्टी कौन सी होती है, खादर होती है। क्योंकि बच्चे गंगा नदी बार बार बाढ़ आती है और नई मिट्टियों को इकट्ठा करते जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि खादर की मिट्टी। गंगा के पास का जो क्षेत्र है, नदी के पास का जो क्षेत्र है, उसको कहते हैं खादर की मिट्टी, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। और इसके बाद होती है बांगर की मिट्टी, है ना। अभी हम भावर और तराई दोनों की बात अभी हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे यूपी की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश से किस प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो बच्चों राजस्थान से बच्चों दो जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो टच होते हैं। कौन कौन से, तो वो बच्चे हैं आगरा और मथुरा। ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से टच होते हैं ना। अगर बच्चों बात की जाए सबसे ज्यादा गर्मी की, तो वो बच्चे कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है मेरे भाई आगरा, है ना। वो पड़ती है आगरा में, सबसे ज्यादा गर्मी है आगरा में। आगरा राजस्थान से दो जिले टच करेंगे, आगरा और मथुरा। बच्चों अगर पंजाब की बात की जाए कि यूपी से क्या पंजाब टच करता है कि नहीं करता, निम्नलिखित में से क्या बोला गया कि यूपी की सीमा नहीं लगती। तो बच्चों यूपी से राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब की बच्चों सीमा बिल्कुल नहीं लगती, और हरियाणा की बच्चे यहाँ से सीमा जो है वो आपकी नहीं लगती है। हरियाणा से सीमा नहीं लगती है बच्चे, हरियाणा से सीमा आपकी लग जाती है ना, हरियाणा से सीमा लग जाती है। तो यहाँ पर आपका पंजाब करेक्ट होगा कि पंजाब से यूपी की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान से भी लगती है, और हरियाणा से भी बच्चे आपकी यूपी की सीमा लग जाती है। तो बच्चे हरियाणा से कौन कौन सा लगेगा जरा एक बार देखना। तो गौतम बुद्ध नगर आपका बच्चों लग जाएगा हरियाणा से, है ना। और अलीगढ़ भी हरियाणा से लग जाता है। हरियाणा से क्या लगेगा, नोएडा लग जाएगा बच्चे, नोएडा भी हरियाणा से टच करता है। और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, अलीगढ़, है ना, अलीगढ़।
ये दो चीजें यहाँ से लग जाती है, इतनी बात को आपने ध्यान रखना है। तो यूपी से कौन सा टच नहीं करता बच्चे? पंजाब नहीं करता, क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूपी और पंजाब बच्चे इस साइड, पंजाब कहाँ पर? यहाँ पर पंजाब है, तो यूपी से पंजाब जो है वो टच नहीं हो पाता है ना, इतनी चीज को आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि यूपी का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? बच्चे यूपी कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का, ध्यान देना जरा। और बच्चों ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूछा क्या है कि यूपी से पूरब से पश्चिम, यानी कि जो पूरब से चलकर पश्चिम, यानी कि लंबाई पूछी है बच्चे, लंबाई। तो लंबाई मैंने आपको अगली क्लास में बताई थी कि 650 किलोमीटर की यूपी की लंबाई है। बच्चों लंबाई की अगर बात की जाए तो कितनी है? 650 किलोमीटर। बच्चों हमने अगर कह दिया कि नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि चौड़ाई आप बता दीजिए, है ना। तो चौड़ाई की जब आपसे बात की जाए तो आप बता दोगे कि सर 240 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। उत्तर प्रदेश की लंबाई बच्चे 650, चौड़ाई 240। अगला देखिए, यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बच्चे ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के साथ में यूपी के सबसे ज्यादा जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 11 जिले बच्चे सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ में, ठीक है। मध्य प्रदेश के 11, अपने यूपी के 11 जिले जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा को साझा करते हैं। बच्चों अगर बात की जाए कि वो जिले कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान में रखना, आगरा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, जालौन हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा, चित्रकूट और प्रयागराज, इसके बाद में मिर्जापुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 जो जिले हैं वो आपके यूपी के साथ में सीमा, यूपी के जो 11 जिले हैं वो एमपी के साथ में बच्चों सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको नाम बता दीजिए, आप नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर तथा तैमूर पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बच्चों ये हमारा यूपी है, ये यूपी है ना। और यूपी में बच्चों यहाँ पर एक पार्ट निकला हुआ है जिसको हम कहते हैं ललितपुर। ये है क्या? ललितपुर। बच्चे ये है ललितपुर। और बच्चों यहाँ पर भी एक इस तरीके का पार्ट निकला हुआ है जिसको हम कहते हैं सोनभद्र। क्या कहते हैं? सोनभद्र। और ये किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे जी ये बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। बच्चों यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, है ना। हाँ, ये कालीन भैया वाला मिर्जापुर यहीं पर है, मिर्जापुर। तो बच्चे आपसे पूछा गया है कि सोनकर तथा कैमूर कहां पर स्थित है? बच्चों ध्यान रखना, मिर्जापुर और सोनभद्र के बीच में कहां पर है? यहाँ पर सोनकर और तैमूर की पहाड़ियां स्थित है। सोनकर और तैमूर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मिर्जापुर और सोनभद्र के बीच में। सोनकर यानी कि सोनकर की पहाड़ियां, सोनकर और सोनभद्र एक ही साथ देखो जरा, मिल रहा है दोनों चीजें, सोनकर और सोनभद्र। तो बच्चे यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए आप, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सॉरी बच्चों, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, टेक्निकल एरर आया थोड़ा बीच, कोई बात नहीं, हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम का ना। चलिए देखिए बच्चों, ये प्रश्न हो चुका है। अब जरा देखिए, बात करिए अगले प्रश्न की। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी का बच्चों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बच्चे आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप ध्यान रखना, उत्तर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लखीमपुर खीरी यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला होगा। बच्चे अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात की जाए तो आप ध्यान रखना हापुड़ होगा। कौन होगा? हापुड़ होगा। सर्वाधिक बच्चे होगा लखीमपुर खीरी और सबसे कम कौन होगा? हापुड़ होगा। अगला प्रश्न देखिए कि यूपी में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बच्चों अब आ जाओ जरा, हम एक मैप बना लेते हैं भारत का। भारत का मैप बच्चों बनाया, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है बच्चों यहाँ पर, है ना। बंगाल की बच्चों यहाँ पर खाड़ी है। नीचे यहाँ पर बच्चों हिंद महासागर है, आप सभी को पता होना चाहिए हिंद महासागर है। और बच्चे यहाँ पर की बात की जाए तो यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर, है ना। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों यूपी अपना यहाँ पर है, ये यूपी अपना, यूपी है ना। तो यूपी में जो मानसून जाता है बच्चों वो पश्चिम बंगाल के थ्रू, यानी कि बंगाल की जो खाड़ियां है ना, यहाँ से मानसून उठ करके यूपी में जाता है। और यूपी का जो ये पूर्वी भाग है बच्चे ध्यान रखना, ये गाजीपुर साइड वाला, गाजीपुर वाला, है ना, बलिया वाला, इस साइड में सबसे पहले मानसून एंट्री मारता है। इस साइड में सबसे पहले मानसून एंट्री मारता है। तो बच्चों कहां से मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बंगाल की खाड़ी वाला जो बच्चे मानसून होगा वो यूपी में सबसे पहले क्या करेगा? बारिश करवाता है। अब बच्चे यहाँ पूरब में, उत्तर प्रदेश के पूरब में ये मानसून बादल को लेकर के जाएगा और पानी को क्या करेगा? वहां गिरा देगा। लेकिन बच्चों जैसे ही ये आगे बढ़ते चला जाएगा, आगे बढ़ेगा,
है ना, हापुड़, शामली, सहारनपुर साइड बढ़ेगा तो इसकी क्या होगी, वर्षा की स्पीड बच्चे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वर्षा की स्पीड घटती जाती है ना। इसीलिए जो वेस्ट यूपी है ना, वेस्ट यूपी वहां पर बारिश बच्चे कम होती है, और जो ईस्ट यूपी वहां पर बारिश दबा के होती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल से ये जो हवाएं है ना, ये जो पानी है ना, ये लेकर के आती हैं और यूपी में पूर्व यूपी में वर्षा करा देती है ना। अगला प्रश्न देखिए, यूपी में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः बच्चों घटती है। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर यूपी है, जैसे मान लिया यूपी, बंगाल की खाड़ी बच्चों यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी है ना, और यूपी का इधर की बात की जाए तो मैंने मान लिया कि ये बलिया है, बलिया, और बच्चों ये ऊपर आपका सहारनपुर है, सहारनपुर है ना, सहारनपुर ऊपर है। तो बच्चों जैसे ये मानसून यहाँ पर एंट्री मारेगा तो बलिया में ये मानसून क्या होगा, बरसेगा, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा सहारनपुर साइड, तो इसकी जो वर्षा है, वर्षा की क्षमता ये कम होती चली जाती है ना। तो बच्चों पूछा क्या गया है कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर मात्रा क्या होती है, घटती है, इसमें ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बच्चों बनारसी, वाराणसी जो है आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है ना, कुंभ लगता है, तो भैया गंगा नदी के किनारे लगता है। कानपुर बच्चों बिठूर, आपने सुना होगा बिठूर है ना, बिठूर, बिठूर, बिठूर में बच्चे कानपुर में गंगा नदी बहती है। हरिद्वार में तो सभी को पता होगा बहती है। बच्चों लखनऊ में गंगा नदी नहीं बहती है। लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, तो लखनऊ में बच्चों गोमती नदी बहती है। गोमती नदी बच्चों कहाँ पर बहती है, लखनऊ में। बच्चों गोमती निकलती कहाँ से, तो आपको बताना है फुलहर झील है ना, फुलहर झील, फुलहर झील, ये फुलहर झील बच्चों कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा कि ये फुलहर झील पीलीभीत में है, ये फुलहर झील पीलीभीत में है। फुलहर झील बच्चों कहाँ पर है, पीलीभीत में, और यहीं से निकलती है गोमती नदी, और गोमती नदी किस शहर पे बहती है, तो आप बता देना लखनऊ में बहती है। अगला प्रश्न देखिए, अब बच्चों बात कर लेते हैं यूपी की मिट्टियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख मिट्टियां हैं, इनके बारे में हम लोग जरा अब बातचीत कर लेते हैं कि यूपी की मिट्टियां आखिरकार क्या क्या है, कैसे हैं। बच्चे देखिए, ये अपना यूपी का पार्ट है ना, ये सारा सिस्टम क्या है, अपना यूपी का पार्ट है। अब हम बच्चों यूपी को हमने 3 भागों में बांटा था। पहले तो हम बात करेंगे कि यूपी को हमने कितने भागों में बांटा था। तो बच्चे जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इस यूपी के ऊपर वाले पार्ट को बच्चों हमने बांट दिया था, किसमें, इसको बांटा था हमने बच्चे, आप बताएंगे कि इस पार्ट को हमने किस भाग में बांटा था, तो आप बताएंगे कि सर आपने कह दिया था कि ये भावर का क्षेत्र है, भावर एवं तराई का क्षेत्र है, भावर एवं तराई का क्षेत्र है। बच्चों यहाँ पर भावर और तराई का क्षेत्र, चूंकि यूपी के ऊपर यहाँ पर क्या है, हिमालय है, हिमालय, यहाँ पर क्या है बच्चे, हिमालय पर्वत है ना। अब हिमालय पर्वत से जो नदियां आएंगी वो बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर के आएंगी, तो पत्थर, जो छोटे जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर। अब बच्चे यहाँ पर अगर पत्थर होंगे तो यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र ऐसा जहां पर कृषि संभव नहीं है, तो आप बताएंगे भावर एवं तराई का जो क्षेत्र है वहां पर कृषि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत से बड़े बड़े पत्थर नदियां अपने साथ ले आती हैं और यहाँ पर उठा करके क्या कर देती है, पटक देती है। इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर कृषि बिल्कुल भी संभव बच्चे नहीं हो पाती, कृषि नहीं हो पाती है ना। अब जरा एक बात समझना, इसके बाद बच्चों ये बीच वाला पार्ट था, ये कानपुर वाला, ये वाराणसी वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, इस बीच वाले पार्ट को बच्चे हमने क्या कहा था, गंगा यमुना का मैदान कहा है ना, गंगा यमुना का बच्चों मैदान कहा। इसके बाद बच्चे ये वाला जो पार्ट है आपका, लास्ट वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच्चे, इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, इसको कहा हमने प्रायद्वीपीय पठार, इसको कहा प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार। और बच्चे इस वाले पार्ट को हमने यहाँ तक इस वाले पार्ट को क्या कहा था हमने, इसको कहा हमने बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और सोनपुर, मिर्जापुर और चंदौली, इसको हमने क्या कहा था, बघेलखंड का पठार। अब बच्चों हमने यूपी को भौतिक तरीके से देखा जाए तो हमने 3 भागों में बांटा। अब तीनों भागों में बच्चे मिट्टी किस प्रकार की होगी, जरा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टियों के बारे में आपसे पूछ ही लेगा किसी न किसी एग्जाम में, 100% पूछता ही पूछता है। तो आइए जरा देखते हैं मिट्टियों के बारे में क्या वो बातें होंगी, वो सारी की सारी बातें हम लोग देखेंगे। बच्चों अगर हमसे बात की जाए यूपी की मिट्टियां, आप हेडिंग डाल लीजिए यूपी की मिट्टियां है ना, मिट्टियां, आप हेडिंग डालिएगा यूपी की मिट्टियां, यानी कि यूपी की सॉइल। बच्चों अगर बात की जाए कि यूपी की मिट्टियां आखिरकार बनी किससे होती है, तो आपको बताना है बच्चों कि चट्टानों से। मिट्टियां किससे बनी होती है, चट्टानों से। यूपी की जो बच्चे मिट्टियां हैं वो किससे बनी है, वो बनी है चट्टानों से है ना, चट्टानों से इनकी मिट्टियां बनी। बच्चे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो चट्टानें फूट कर क्या हो जाती है, पाउडर हो जाती है, और उन्हीं पाउडर से मिट्टी बन जाती है। तो बच्चों
किससे बनी है ये आपको बताना है, तो आप बता दीजिएगा चट्टानों से। बच्चों मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतना बताना है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न बनता है कि मिट्टी के स्टडी ऑफ सोइल्स यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चे आपको बताना है पेडोलॉजी। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को बच्चे पेडोलॉजी कहते हैं, इतनी बात आपको समझ लेनी है ना। हाँ जी, चलिए अब बच्चों हम लोग करते हैं बात भावर एवं तराई क्षेत्र की। भावर एवं तराई क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र यानी कि जब ऊपर वाला जो बच्चे पार्ट होगा, इस ऊपर वाले पार्ट में किस तरीके की मिट्टियां पाई जाती हैं जरा उसकी बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए भावर एवं तराई क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र के बच्चे यूपी के अगर हम उत्तरी भाग की बात करें, भावर एवं तराई क्षेत्र में उत्तरी की बात करें अगर हम बेटा यूपी में उत्तरी की बात अगर करें, उत्तरी तराई क्षेत्र की है ना, उत्तरी तराई क्षेत्र के बच्चे बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत होंगे, कंकड़ पत्थर, इसके बाद में प्लस कंकड़ होंगे, इसके बाद बच्चे यहाँ पर पत्थर बहुत ज्यादा होंगे और इसके बाद बच्चे मोटे बालू के कण होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे बालू के कण होते हैं ना, मोटे मोटे बालू के कण होते हैं। और इसके बाद में यहाँ की जो जमीन होगी वो बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है क्योंकि बहुत पत्थर होते हैं। अब जब पत्थर होंगे वो क्या होगी बच्चे, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है ना। और इसके बाद में बच्चे हम क्या यहाँ पर पत्थरों में कृषि कर पाएंगे, तो कृषि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। अब इसके बाद बच्चों देखिए, देखना अब यहां तक मान लीजिए हिमालय का जो प्रभाव है वो बच्चे यहां तक रहता है ना। लेकिन इस बेल्ट में अगर हम यहाँ पूर्व की बात करें है ना, इस बाद में दक्षिण की अगर बच्चों हम लोग बात कर लें थोड़ी सी, तो यहाँ पर पत्थर थोड़े कम होते हैं। यहाँ पर जैसे भावर के दक्षिण की हम बच्चों बात कर लेते तो पत्थर जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं ना। भावर के दक्षिण की बच्चों हम बात करें तो पत्थर कम है। अब दक्षिण की हेडिंग डाल लेना, भावर का दक्षिण वाला क्षेत्र, यहाँ पर बच्चे जमीन कैसी होगी, समतल होगी। यहाँ पर जमीन कैसी होगी, समतल जमीन होगी। समतल जमीन बच्चों यहाँ की होती है ना, जमीन बच्चों यहाँ की समतल होगी। इसके बाद में यहाँ क्या होगा, ज्यादातर नदियां हैं तो यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होती, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो नमी युक्त मिट्टी होगी, नमी बहुत ज्यादा होगी। और इसके बाद में यहाँ की कैसी मिट्टी हो जाएगी, दलदली मिट्टी होती है बच्चों। बहुत ज्यादा नदियां हैं, पानी है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, क्योंकि गंगा यमुना जितनी भी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती है वो यहाँ से निकलती है। और बच्चों यहाँ पर पत्थर बहुत कम पाए जाते हैं, पत्थर थोड़े कम है तो यहाँ पर बच्चों कृषि की जाती है, कृषि यहाँ पर की जाती है ना। पत्थर थोड़े से कम है तो कृषि हम लोग कर सकते हैं। और बच्चे कृषि अगर होगी भी तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने मान लिया यहाँ पर गेहूं की फसल बो दी, गेहूं, तो बच्चों गेहूं को तो ज्यादा पानी नहीं चाहिए और यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या गेहूं की फसल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो बच्चे यहाँ पर ऐसी फसल होती है जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि गन्ना और धान। गन्ना और धान यहाँ की मुख्य फसल है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है और पानी जब ज्यादा होगा तो गन्ना और धान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद बच्चों गंगा यमुना के मैदानी भाग की बात करते हैं कि गंगा यमुना के मैदानी भाग में है ना, गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब बच्चों हम लोग गंगा यमुना के मैदानी भाग की बात करते हैं कि बीच वाला जो पार्ट है वहां पर मिट्टी आखिर किस प्रकार की पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ की मिट्टी का निर्माण पहले आप देख लीजिए कि गंगा यमुना के भाग की मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बच्चे ये अवसाद से होता है। अवसाद बच्चों, अब ये अवसाद क्या चीज है, मैंने आपको पहले बताया कि जब मिट्टियां बहती है, नदियां बहती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों को इधर उधर साइडों में डालते चलती हैं, यानी कि गंगा नदी के साथ में अवसाद बहते हैं और बच्चों उसी अवसाद से जो मिट्टी बन जाती है उसी को हम लोग अवसादीय मिट्टी कहते हैं, है ना, उसी से हम लोग अवसादीय मिट्टी कहते हैं। अब बच्चे ध्यान देना, सबसे पहले यूपी में जो गंगा यमुना का मैदान है वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जरा प्रकार नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बच्चों हम उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जो बीच वाला पार्ट है यूपी में गंगा यमुना का मैदान, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं बच्चों। कभी कभी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कांप मिट्टी भी कह देते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी को ही हम कांप मिट्टी कहते हैं। और इसी को बच्चों हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये तीन नाम है जो जलोढ़ मिट्टी के, ध्यान रखना, कांप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी, है ना। अब ध्यान देना जरा। और बच्चे इसकी एक खासियत क्या है कि ये बहुत ज्यादा खादर है, मैंने आपको बताया था, इसी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि गंगा नदी या कोई भी नदी अपने साथ में मिट्टियां और काफी सारे अवशेष लेकर के आती है ना, तो ये अधिक उपजाऊ है। इसी को खादर मृदा कहते हैं, इसी को बच्चे हम नई कांप कहते हैं। और बच्चों ये बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, बाढ़ वाले क्षेत्र में बच्चों जहां जहां तक जाएगा
बाण जहां तक जाएगी ये जलोढ़ मिट्टी वहां तक पहुंच जाएगी, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको खादर कहते हैं, है ना। चलिए अब बच्चों इसमें होता क्या क्या है, इस मिट्टी में आखिरकार होता क्या क्या है, तो जरा देखना। बलुआ, क्या क्या होगा, बलुआ, भाई मिट्टी में बालू जरूर होगी। इसके बाद में बच्चों क्या होगा, इसमें ये सारी चीजें देखना, बलुआ और इसके बाद में यहां पर होगा सिस्ट, है ना, बलुआ और सिस्ट। सिस्ट एक प्रकार का अवसाद है बच्चे, तो नदी के साथ में बह करके आता है। और इसके बाद में बच्चों हम लोग इसी को क्या कहते हैं, नूतन कांप, नूतन कांप, नूतन कांप। ये सारी चीजें बहा करके क्या लाएंगी, ज्यादा होंगे। बालू होगा, सिस्ट और नूतन कांप इसमें अधिक होगा, ज्यादा होगा। और बच्चे इसमें इस मिट्टी में कमी किस चीज की होती है, जरा ध्यान देना। कमी बच्चों इसमें नाइट्रोजन की होती है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बच्चों इसमें कमी होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की कमी होती है ना, फास्फोरस, फास्फोरस की यहाँ पर बच्चे क्या होगी, कमी होगी। और फास्फोरस के बाद बच्चों यहाँ पर चूना की कमी होती है। इतनी 3 प्रोडक्ट की यहाँ पर कमी होगी और यहाँ पर 3 चीजें जो है वो ज्यादा मात्रा में है और 3 चीजें कम मात्रा में है। बच्चों इसके बाद अगर हम बात की जाए तो बांगर और पुरानी कांप, अब हमने खादर के बारे में पढ़ लिया। अब हम जरा देख लेते हैं यहीं पर बांगर मिट्टी भी पाई जाती है। और बांगर मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच जाता उसके बाद बांगर मिट्टी चालू हो जाती है। और बांगर को ही हम क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी। बांगर को हम किसके नाम से जानते हैं बच्चे, पुरानी मिट्टी के नाम से हम बांगर मिट्टी को भी जानते हैं। और ये कहां पर पाई जाती है, तो ये बच्चे लिख देना, बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, है ना, बिना बाढ़ वाले क्षेत्र, बिना बाढ़ वाला एरिया, बिना बाढ़ वाले एरिया में बच्चे ये मिट्टी पाई जाती है ना। उच्च भूमि क्षेत्र होगा, यानी कि जो ऊंचा क्षेत्र होगा, है ना, ऊंचे क्षेत्र में ये पाई जाती है, उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि एरिया, उच्च भूमि एरिया में बच्चों ये पाई जाती है। बच्चों इसमें अधिकतर मात्रा जो होगी वो होगी दोमट मिट्टी की, दोमट मिट्टी, है ना, दोमट सॉइल, दोमट मिट्टी की अधिकतर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा में दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है ना। अब एक चीज को ध्यान रखना, अब बच्चों इसमें कमी की अगर बात करें कि इस मिट्टी पर, यानी कि जो खादर मिट्टी है इसमें कमी क्या होती है, तो बच्चे सेम कमी इसमें होती है। नाइट्रोजन यहाँ पर भी नहीं होती, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बच्चे यहाँ पर कमी होगी। इसके बाद अगर बात की जाए बच्चों फास्फोरस की, है ना, फास्फोरस, फास्फोरस की बच्चे यहाँ पर कमी होती है। लेकिन यहाँ पर चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन बच्चे ह्यूमस की कमी यहाँ पर होती है, ह्यूमस, ह्यूमस, है ना, ह्यूमस की कमी यहाँ पर होती है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें जैसे कि खादर मिट्टी की, तो यहाँ पर चूना की कमी होती है। लेकिन यहाँ पर चूना तो पाया जाता है लेकिन ह्यूमस नहीं पाया जाता, है ना। तो आप ध्यान रखना बांगर और खादर में, इन दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद बच्चों देखिएगा, बांगर खादर इन दोनों जगह आप देख लेना कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है, ये आप लोगों को देखना बहुत अनिवार्य है। अब बच्चे आइए दक्षिण के पठार की मृदा, है ना, दक्षिण के पठार की मृदा हम लोग देखते हैं, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं। दक्षिण के पठार की मिट्टी, दक्षिण के पठार की सोइल, इसको बच्चों हम लोग देखते हैं दक्षिण के पठार की आखिरकार सोइल कैसी है। तो बच्चों ध्यान देना, यहां पर 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग 2 प्रकार की मिट्टियां यहां पर पाई जाती है, अलग अलग 2 प्रकार की मिट्टी, है ना, 2 प्रकार की मिट्टियां। साउथ के पार्ट में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 2 प्रकार की बच्चों यहाँ पर सॉइल पाई जाती है ना। सबसे पहली सॉइल कौन सी है, जरा एक बार देखना, पहला आप देख लीजिएगा, लाल एवं पीली मिट्टी। बच्चे पहली है लाल तथा पीली मिट्टी, है ना, लाल तथा पीली मिट्टी, पीली सॉइल। यहाँ पर 2-3 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए जरा लाल तथा पीली मिट्टी। अब इसकी खासियत क्या है जरा देखिए, ये कहां पर पाई जाती है, तो बच्चे ये पाई जाती है बघेलखंड, बघेलखंड। अब बच्चों मुझे बता दो कि बघेलखंड में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो आप कहेंगे कि सर सोनभद्र, सोनभद्र तथा मिर्जापुर, सोनभद्र तथा मिर्जापुर। तो बच्चों सोनभद्र और मिर्जापुर की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, वो लाल होगी। बच्चों इसी में थोड़ा चंदौली का भी पार्ट आता है ना, मैंने आपको पहले बताया था चंदौली का कुछ हिस्सा इसी में आता है। बच्चों यहाँ पर कैसी मिट्टी होगी, लाल तथा पीले रंग की मिट्टी पाई जाएगी, कहां पर, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में, है ना, सोनभद्र, मिर्जापुर तथा चंदौली। बच्चे इसमें अब देखते हैं जरा कि लाल मिट्टी में आखिरकार कौन कौन से अयस्क, क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चे इस लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। इस लाल मिट्टी में बच्चों क्या पाया जाएगा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। बच्चों अब इस लाल मिट्टी में अगर कमी की बात की जाए कि इस मिट्टी में कमी क्या क्या होती है, तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन,
है ना, इसकी नाइट्रोजन की बच्चों यहाँ पर कमी होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। बच्चों यहाँ पर ह्यूमस की भी कमी होती है, ह्यूमस, ह्यूमस इसमें बहुत कम पाया जाता है। और इसके बाद बच्चों इसमें चूने की भी कमी होती है, इसमें चूना की भी कमी होती है ना। तो ये लाल मिट्टी बच्चों कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाती है बघेलखंड के पठार में, यानी कि सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली वाले क्षेत्र में, है ना। हाँ जी। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक हैशटैग बनाना और लिखना यहाँ पर भोंडा मिट्टी, है ना, लिखना आप यहाँ पर भोंडा, भोंडा मिट्टी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप देख लेना एक बार, भोंडा मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेना भोंडा मिट्टी। इसका बच्चों निर्माण की अगर बात करें, निर्माण, निर्माण कहाँ से होता है, भोंडा मिट्टी का निर्माण बहुत बार पूछा गया है, तो आप बता देना विंध्य पर्वत से होता है। कहाँ से, विंध्य पर्वत। इसका निर्माण बच्चों विंध्य पर्वत से होता है और इस पे हमेशा मोटे अनाज की खेती की जाती है। कैसे, मोटे अनाज, मोटे अनाज बेटा क्या है, मोटे अनाज, आप बताइए, मोटे अनाज गेहूं, चना, जौ इत्यादि क्या है, मोटे अनाज की खेती यहाँ पर अधिक होती है, खेती अधिक होती है। कहाँ पर, भोंडा मिट्टी में, ध्यान रखना। और ये बनी है विंध्य पर्वत से। और बच्चों ये पाई कहाँ पर जाती है, तो आप कह देना जी, ये पाई जाती है दक्षिण के पठार में, दक्षिण यूपी पठार, है ना, दक्षिण यूपी पठार में पाई जाती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये नहीं है। दक्षिण में बच्चों इसके बाद में और एक चीज देख लेना, मार तथा मांड मिट्टी भी पाई जाती है। कौन सी, मार तथा, इसी को बच्चों हम मांड मिट्टी के नाम से जानते हैं। दक्षिण में बच्चे कई सारी मिट्टियां पाई जाती हैं, मार तथा मांड मिट्टी, ध्यान देना बच्चों। ये मिट्टी कैसी होगी, ये हल्की काली होती है ना, ये होती है काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी। बच्चों ये कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी होती है। मार तथा मांड मिट्टी काली होती है, ये गोंद की तरह होती है बच्चे, चिपचिपी होती है गोंद की तरह, है ना, गोंद की तरह, गोंद की तरह। बच्चों ये मिट्टी कैसी होगी, चिपचिपी होती है गोंद की तरह, है ना। गोंद को ही कई बार हम लोग माड़ बोल देते हैं, माड़ की तरह, है ना, माड़ की तरह, मांड की तरह। बच्चों ये गोंद की तरह चिपचिपी होती है ना। इसका बच्चों रंग कैसा होगा, रंग होगा काला। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये कहां पर बच्चे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी पश्चिमी यूपी में, ध्यान रखना, पश्चिमी यूपी। बच्चों ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी पश्चिमी यूपी में, है ना। चलिए इसके बाद बच्चों देखिए राकड़ मिट्टी, एक मिट्टी है जिसका नाम है राकड़ मिट्टी, राकड़ मिट्टी। बच्चों राकड़ मिट्टी इंपॉर्टेंट है काफी, अगली बार यूपीएसआई में पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है राकड़ मिट्टी, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट राकड़ मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बच्चों पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, है ना। ये मिट्टी बच्चों बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है, पहाड़ियों में ढलान जहाँ है वहां पर पाई जाती है। बच्चों इसके रंग की अगर बात की जाए, किस कलर की ये होती है मिट्टी, तो ये होती है लाल एवं भूरे कलर की, है ना, लाल एवं भूरा इसका कलर होता है। कैसा, लाल और भूरा। बच्चों इसमें खाद डालकर, तिल या तिल प्लस चूना इसमें डाला जाता है ना, खाद डालकर, बच्चों ध्यान देना, इसमें खाद डालकर, डालकर इसमें अगर हम खाद डालेंगे तो सर्वाधिक क्या पैदा किया जाता है, इसमें बच्चों तिल तथा चना, तिल तथा चना। यहाँ पर बच्चों राकड़ मिट्टी में कहां पर है, बुंदेलखंड के पठार में। रंग इसका बच्चों लाल तथा भूरा होगा। हम इसमें खाद डालते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, तिल होता है तथा चना होता है ना। ये कुछ बच्चे मिट्टियां हैं, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है काली मिट्टी, ध्यान करके जाना, यूपी में तो नहीं पाई जाती है, यूपी के बाहर भी पाई जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान देना। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये परीक्षा में आ जाएगी, काली मिट्टी, है ना। ब्लैक सोइल, काली सोइल, ब्लैक सोइल के बारे में बच्चों जान लेना बहुत जरूरी है, ब्लैक सोइल के बारे में। बच्चों इस ब्लैक सोइल में सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है, तो आप कहेंगे जी कपास, ब्लैक सोइल में सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है। और बच्चे ये कहां कहां पर है, तो ये होती है कहां पर, केरल, है ना, देखना जरा, केरल में भी है और यूपी में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। बच्चों इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं, निर्माण, इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण बच्चे होता है मैग्मा से, मैग्मा या फिर जिसको हम लावा कहते हैं, जिसको हम लावा कहते हैं। लावा और मैग्मा से इसका बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। जल धारण की अगर बच्चों बात की जाए, जल धारण की, कि बच्चों इसके अंदर जल धारण की क्षमता कितनी, कितने जल को ये ग्रहण कर सकती है, तो बच्चे ये चिपचिपी होती है बहुत ज्यादा, है ना, चिपचिपी, चिपचिपी मिट्टी होती है, ये बहुत ज्यादा बूंद जैसी मिट्टी होती है बहुत ज्यादा। और इस मिट्टी में बच्चे दरारें बहुत होती है, दरारें, इस मिट्टी में क्या होगा, दरारें बहुत ज्यादा होती है ना, दरारें बहुत ज्यादा होती है।
बहुत ज्यादा बच्चे दरारें होती है। और ये बच्चों एक बात देखना, यूपी में किस जगह पाई जाती है, तो ये बच्चों पश्चिमी यूपी में भी पाई जाती है। पश्चिमी यूपी, बच्चों ये पश्चिमी यूपी में ही होगी। और इसके बाद बुंदेलखंड के पठार में भी पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में, है ना, उस एरिया में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं बच्चों। ऐसे ही मिट्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट है उन मिट्टियों के हम बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट और लास्ट मिट्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीय मिट्टी। ध्यान देना जरा, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय स्वेल, ध्यान देना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। बच्चों देखना, ये मिट्टी हमेशा कहाँ पाई जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में बच्चों ये मिट्टी पाई जाती है, वाले क्षेत्र में, है ना, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। बच्चों कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसे कि राजस्थान। राजस्थान में बच्चे जहां पर मरुस्थल है वहां पर कम वर्षा है, और कम वर्षा है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। बच्चों ये मिट्टी कम उपजाऊ है, बहुत कम उपजाऊ, कम उपजाऊ। बच्चों आपने देखा है कि राजस्थान में बहुत लहराती हुई हरी भरी फसल कभी देखी आपने, नहीं देखी होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम उपजाऊ होती है। बच्चों इसमें कमी होती है, कौन कौन सी कमियां इनके अंदर होती है जरा देखना, बहुत सारी कमियां। बच्चों इसमें नाइट्रोजन की कमी बहुत ज्यादा, इसमें नाइट्रोजन की कमी बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, तो इसमें फास्फोरस की बच्चों बहुत कमी होती है, फास्फोरस, है ना, फास्फोरस, बच्चों फास्फोरस की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसके बाद बच्चों इसमें ह्यूमस की भी बहुत कमी होती है, ह्यूमस। और ह्यूमस के बाद, लेकिन बच्चों इसमें एक अधिकता है, अधिकता, अधिकता। बच्चों इसमें किसकी अधिकता है, तो इसमें चूना की बहुत ज्यादा अधिकता है बच्चों, बहुत ज्यादा अधिकता है चूना की। और जहां पर बच्चों चूना की बहुत ज्यादा अधिकता होगी वहां पर क्या होगा, खेती बाड़ी नहीं हो सकती। तो बच्चे ये कुछ मिट्टियां हैं, जरा गौर से देख करके जाना, यूपी में आपको ये मिट्टियां जरूर पूछी जाएंगी बच्चे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं, एक बार जरा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी मिट्टियां होने वाली है। दक्षिण भारत के पठार की मिट्टी बच्चों यहाँ पर हमने देखा था अभी, लाल सोयल, है ना, लाल तथा पीली सोयल बघेलखंड में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और चूना इसमें कम होता है ना। इसके बाद में हमने यहाँ पर भोंदा मिट्टी देखी थी, यहाँ पर निर्माण देख लिया, विंध्य पर्वत से होता है, मोटे अनाज की खेती होती है जैसे कि आपका चना, गेहूं, जौ वगैरह, है ना, और दक्षिण भारत के पठार में पाया जाता है। इसके बाद बच्चों मार एवं मांड मिट्टी देख लेना, काली मिट्टी इसी को बोलते हैं, हल्की काली होती है, गोंद की तरह चिपचिपी, पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। इसके बाद में रॉकड़ मिट्टी देख लेना, बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। और बुंदेलखंड के पठार में किस एरिया में बच्चों होती है, ये झांसी, आगरा, झांसी मैंने आपको कल ही बताया था, झांसी, आगरा, हमीरपुर वाला जो ये एरिया है ना, इसको कहते हैं बच्चों बुंदेलखंड। लाल और भूरे रंग की होती है। खाद डालना, अगर मैंने इसमें खाद डाल दी तो तिल और चना बहुत भयंकर मात्रा में पैदा होते हैं बच्चों। उसके बाद काली मिट्टी बहुत जरूरी है, कपास की खेती हमेशा काली मिट्टी में होती है, केरल में भी पाई जाती है और यूपी में भी। निर्माण की बात करें तो मैग्मा या लावा से होता है, लावा जला हुआ होता है, इसीलिए इस मिट्टी का जो रंग है वो बच्चों कैसा है, काला है। जल धारण की बात की जाए तो चिपचिपी होती है, यानी कि जल को अधिक धारण कर लेती है, और इस मिट्टी में दरारें बहुत ज्यादा पाई जाती है। पश्चिमी यूपी में भी है और इसके बाद में बुंदेलखंड में भी है। मरुस्थलीय मिट्टी की बच्चों बात करें तो वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में है और राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है बच्चों। ये उपजाऊ ना के बराबर है, उपजाऊ होती ही नहीं है। राजस्थान में आपने कभी देखा नहीं होगा कि हरी भरे खेत खड़े, खलियान खड़े, क्योंकि ये मिट्टी उपजाऊ है ही नहीं। इसके बाद बच्चों कमी की देख लेना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस में बहुत ज्यादा कमी है, अधिकता चूने की है, इसीलिए यहाँ पर जमीन कैसी है, बंजर है। ठीक, तो उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा। कल हम एक नया वीडियो लाएंगे जनजाति के बारे में, यूपी की सारी जनजातियां कवर करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी, इसी तरीके से करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। जय हिंद, नमस्कार।